नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। साथियों, पिछली कक्षाओं के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, आज हम उस सीरीज के 9वें भाग को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा साथियों पहला प्रश्न इस प्रकार है कि एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें SCR की, तो SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या नाम है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR का पूरा नाम है। यह अब मैं इसके डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। आपके सामने इसका डायग्राम है। PN। मैं आपको इस रेक्टिफायर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं। पहला बिंदु है कि यह 4 परत वाली अर्धचालक युक्ति है। क्या है? अर्धचालक युक्ति है या डिवाइस है। दूसरी बात इसमें मैं बता देता हूं कि इसके अंदर 3 PN जंक्शन होते हैं। PN जंक्शन का अर्थ है एक P प्रकार का अर्धचालक और दूसरा N प्रकार का अर्धचालक, जहां पे इन दोनों का जोड़ होता है उसे हम PN जंक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, इसके अंदर 3 PN जंक्शन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इसके अंदर 3 PN जंक्शन होते हैं। इसके बारे में हम बात करें कि यह एक दिशीय युक्ति है। जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते समय एक बात मैं ये बता देता हूँ कि इसका डायग्राम बनता है इस प्रकार, जिसका एक सिरा एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा सिरा होता है इसका गेट। ये इसका सिंबल है, SCR का सिंबल है। जब हम बात करें साथियों कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग AC और DC मोटरों की जो गति है, गति नियंत्रण के लिए SCR का उपयोग किया जाता है। उसके बाद के अंदर तापमान तथा प्रकाश नियंत्रण के लिए भी एक SCR का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक डायोड के रूप में तथा इन्वर्टर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन्वर्टर का अर्थात AC को DC में बदलना या फिर DC को AC में बदलना, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि डिजिटल परिपथ के अंदर क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण बिंदु कि जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से जो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है उनको बचाने के लिए एक SCR का उपयोग किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, एक SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसके अंदर 4 परत पाई जाती है और 3 PN जंक्शन पाए जाते हैं। इसके 3 सिरे हैं, एनोड, कैथोड और गेट। इसका उपयोग AC और DC मोटरों की गति नियंत्रण करने के लिए, तापमान और प्रकाश को नियंत्रण करने के लिए, एक इन्वर्टर के रूप में, एक डायोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल परिपथ में भी इनका उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों को हाई वोल्टेज से बचाने के लिए भी SCR का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए इसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक के मानक प्रतीक है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो आपके सामने जो सिंबल बना है वह सिंबल कौन सा है? MOSFET का। पहली बार बता देता हूँ, MOSFET। और MOSFET में कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक N चैनल वाला
एक एन चैनल और दूसरा पी चैनल का होता है, एन चैनल और पी चैनल, परंतु यह क्या है, एन चैनल का मॉसफेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं कि इसके 3 सिरे हैं। 3 सिरे कौन कौन से हैं? पहला है जो ऊपर डी लिख रखा है वो है ड्रोन, उसके बाद में जो जी लिख रखा है वो है गेट, और तीसरा जो एस लिखा है वो है सोर्स। एन चैनल के 3 सिरे हैं, ड्रोन, गेट और सोर्स। मॉसफेट का पूरा नाम है, मैं आपको बता देता हूं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एस का हो गया सेमीकंडक्टर, उसके बाद में एफ का हो गया फील्ड, उसके बाद में ई का हो गया इफेक्ट, उसके बाद में टी का हो गया ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैं आपको बता देता हूं साथियों कि इसके जो सिरे हैं कौन कौन से, गेट और एक जो चैनल है गेट के पास के गेट में, और आपको ये साइन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस साइन के बीच के अंदर क्या भरा जाता है, मेटल, एक अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन ऑक्साइड भरा जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड नामक एक अर्धचालक पदार्थ भरा जाता है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। आपको ये जो जी सिरा दिख रहा है जी, और इसके बीच के अंदर जो गैप है, यहाँ पे एक अर्धचालक परत है जिसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड का घोल भरा या पेस्ट भरा जाता है, जिसके कारण इसे पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसके अंदर एक धात्विक पदार्थ ऑक्साइड भरा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मॉसफेट नाम दिया गया है। या फिर इसे क्या दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, आईजीबीटी। आईजीबीटी का अर्थात इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे क्या है, धात्विक पदार्थ भरा जाता है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी इसे कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? एसी वितरण प्रणाली के कुछ रूप दिए गए हैं, उन रूप में हमारा पहला ऑप्शन है 3 फेज 4 वायर। तो मैं आपको बता दूं 3 फेज 4 वायर कौन सा हो गया, एक कनेक्शन है स्टार कनेक्शन, जिसके अंदर 3 फेज आर वाई बी और एक अर्थ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में ऑप्शन बी हमारे पास 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 3 फेज 3 वायर सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसे डेल्टा का नाम भी दिया जाता है, डेल्टा आर वाई बी। इसके अंदर 3 फेज और 3 तार उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन हमारा सी है 1 फेज 3 वायर सिस्टम। तो साथियों इसके अंदर क्या किया जाता है, एक फेज को 2 फेज बना के तथा तीसरा इसके साथ न्यूट्रल का उपयोग किया जाता है। जब हम मापते हैं साथियों कि दोनों फेजों के बीच वोल्टेज मापते हैं, फेज वोल्टेज, तो वह 240 आती है, मान के चलते हैं, जहाँ पे सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ मैं, और एक फेज और एक अर्थ के बीच में यहाँ पे मापें तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 120 वोल्ट। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक फेज 3 वायर सिस्टम। 2 वायर जो 3 वायर है जिनमें से 2 वायर को बाईपास करके या संयुक्त रूप से मिश्रित करके फेज का जोड़ा जाता है तथा तीसरे वायर के अंदर अर्थ दिया जाता है। ऑप्शन डी है हमारा 1 फेज 4 वायर सिस्टम। एसी वितरण प्रणाली के अंदर 1 फेज 4 वायर सिस्टम नहीं है, तो हमारा आज इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब मैं आपको ऑप्शन ई के बारे में बता देता हूँ। डी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। ई ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, 2 फेज 3 वायर सिस्टम।
दो फेज 3 वायर सिस्टम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर स्टार प्रणाली की भांति है, परंतु इन दोनों को बाईपास करके यहाँ से क्या किया जाता है, अर्थ क्या है, अर्थ निकाला जाता है। ये आर है तो ये भी आर है, परंतु ये जो 2 फेज और 4 वायर है इसका सिस्टम यहाँ पे स्टार कनेक्शन की भांति किया जाता है, दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ पे अर्थिंग निकलता है। तो ये हो गया आपका 2 फेज 3 वायर सिस्टम। एसी वितरण प्रणाली के अंदर 1 फेज 4 वायर प्रणाली उपयोगी नहीं की जाती। कौन कौन सी की जाती है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम अर्थात स्टार, उसके बाद में 3 फेज 3 वायर सिस्टम अर्थात डेल्टा, उसके बाद में 1 फेज 3 वायर सिस्टम अर्थात लूप, और इसके बाद के अंदर 2 फेज 3 वायर सिस्टम अर्थात स्टार लूप। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट सेवन करता है किस नाम से जाना जाता है? मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एक 3 वायर है अपने पास, 1 2 और 3 है, 3 वायर है। अब मैं आपको बता देता हूँ एसी के अंदर सप्लाई के अंदर क्या किया जाता है कि जब हमें इस विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे इसके अंदर जो आवृत्ति है अर्थात जो इसका घटता बढ़ता स्वभाव है, उसके कारण इसके चारों ओर जो कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, उसका बीच का जो भाग है, बीच के भाग के अंदर क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होती। ये धारा किसके, इस चालक के चारों ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्किन इफेक्ट या सतह प्रभाव। क्या कहा जाता है? सतह प्रभाव का नाम इसे दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ यह सतह प्रभाव किस बात पर निर्भर करता है। ये सतह प्रभाव चालक के अंदर चार चीज़ों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है चालक में प्रवाहित होने वाली फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद में चालक के व्यास पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी का मान जितना अधिक होगा, उसके अंदर सतह प्रभाव का मान भी उतना क्या है, अधिक होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस चालक में डीसी प्रवाहित की जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, शून्य फ्रीक्वेंसी होने के कारण डीसी प्रवाहित करने पर सतह प्रभाव का मान क्या हो जाता है, शून्य है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी सतह प्रभाव का उतना ही मान बढ़ता जाएगा। उसके बाद में चालक का व्यास पे निर्भर करता है। इसलिए क्या कहा जाता है साथियों कि अगर सतह प्रभाव को कम करना है तो इनकी जो स्ट्रेंथ का मान क्या है, एक चालक को पूरा मोटा नहीं है, अधिक लपेट के साथ इनका उपयोग किया जाता है। मतलब चालक के अंदर अनेक वायर उपयोग होते हैं। उसके बाद के अंदर व्यास जितना ज़्यादा होगा चालक का, स्किन इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा। ये भी आप ध्यान रखना। अगला है आकृति। चालक की आकृति, चालक जितना गोल होगा सतह प्रभाव उतना ही अधिक होगा। चालक जितना त्रिकोणा टेढ़ा मेढ़ा होगा उसके अंदर सतह प्रभाव को उतना कम होगा। और अगले है चुंबकशीलता। सतह प्रभाव चालक जो पदार्थ है उसमें चुंबकशीलता का गुण कितना है उस बात पर भी निर्भर करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट सेवन करता है वह किस नाम से जाना जाता है, वह का नाम जाना जाता है सतह प्रभाव। और आवृत्ति या प्रवाहित करने पर जितना अधिक धारा प्रवाहित होगी उसके अंदर एसी के अंदर जितनी भी होगी तो उसके जो अंदर आंतरिक जो चालक का जो अंदरूनी भाग है उसके अंदर धारा करंट कम प्रवाहित होगा, परंतु बाहरी तरफ अधिक प्रवाहित होगा। ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पेल्टियर प्रभाव की खोज किसने की थी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेल्टियर प्रभाव की खोज 1834 के अंदर फ्रांस के जो एक वैज्ञानिक था वी पेल्टियर, उसने की थी। वे
पेल्टियर उसने इसकी खोज की थी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि साथियों, दो चालक, अलग अलग धातु के चालक, जैसे एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी चालक, ये भी कौन सा है, बी चालक है। जब इन दोनों के बीच के अंदर विद्युत धारा या सप्लाई प्रवाहित की गई, दो चालक है, अलग अलग चालक है, एक ए और दूसरा बी है, जब इन दोनों का संयोजन किया और इन्हें विद्युत या वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया तो इसके दो सिरे हैं, पहला सिरा हो गया एक्स और दूसरा सिरा हो गया वाई। तो दोनों में से एक सिरा हॉट होगा और दूसरा कोल्ड का नाम दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, दो अलग अलग चालक को जब एक ही विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो दोनों जो संयोजन है उनमें से एक संयोजन गर्म होगा, दूसरा ठंडा होगा। इस प्रभाव को फ्रांस के वैज्ञानिक ने पेल्टियर प्रभाव नाम दिया। और उसके जस्ट उल्टा कौन सा है, सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव क्या कहता है कि जब दो सिरे हैं एक्स और वाई, ये एक सिरा गर्म है और दूसरा सिरा ठंडा है, एक सिरा गर्म है दूसरा सिरा ठंडा है। जब इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो ये इन दोनों के बीच के अंदर क्या है, विद्युत धारा या ईएमएफ क्या है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। और इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, सीबेक प्रभाव कहा जाता है। देख लीजिए दोनों प्रभाव में अंतर क्या है। पेल्टियर प्रभाव के अंदर दो चालकों में जब विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है तो एक संयोजन गर्म और दूसरा ठंडा हो जाता है, परंतु सीबेक प्रभाव के अंदर दो सिरे, एक गर्म और एक ठंडा है, दोनों को नज़दीक में लाया जाता है तो दोनों के बीच में ईएमएफ बनता है। ये क्या है, सीबेक प्रभाव कहलाता है। तो पेल्टियर प्रभाव का विलोम उल्टा है सीबेक इफेक्ट, जो कि थर्मोकपल के सिद्धांत पे भी काम करता है। ये आपको बता देता हूँ, सीबेक प्रभाव थर्मोकपल के सिद्धांत पे भी काम करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका या अभ्रक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर अभ्रक है, नीचे की जो परत होती है साथियों प्रेस के अंदर, जो कि कपड़े से चलती है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेस का जो सिरा है ये इलेक्ट्रिक प्रेस बनाई है, इसका जो नीचे का सिरा है, ये नीचे का सिरा है कौन सा है, नाम देते हैं इसको सोल प्लेट। नीचे का सिरा हो गया सोल प्लेट। अब नीचे के सिरे के प्लेट के ऊपर इसके अंदर एक दूसरा सिरा है, इसके ऊपर यहाँ पे बिछाया जाता है अभ्रक। क्या है, सोल प्लेट के ऊपर लगाया जाता है अभ्रक। और अभ्रक के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट। क्या लगाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का काम है गर्म होना। तो साथियों हीटिंग एलिमेंट और सोल प्लेट के बीच के अंदर अभ्रक लगाया जाता है, जो कि किसका कार्य करता है, एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। सोल प्लेट को हीटिंग एलिमेंट दोनों के बीच के अंदर इंसुलेटर का कार्य कौन करता है, अभ्रक करता है। प्रेस के अंदर हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है साथियों, हीटिंग एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम का। उसके बाद में हम बात करें सोल प्लेट, जो कि नीचे की परत है, वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी, माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यदि एक चल लोहे उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कॉइल के अंदर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एक चल लोहे उपकरण मतलब मूविंग कॉइल यंत्र है। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, एक मूविंग कॉइल नाम का यंत्र है, जिसमें
या मूविंग कॉइल टाइप का एक एमीटर है। एमीटर का कार्य है धारा का मापन करना। क्या ना धारा का मापन करना। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम के अंदर एक कुंडली है, ये सिरा है, ये हो गया एमीटर, ये लगाता है श्रेणी क्रम के अंदर। इसके दो सिरे होते हैं, 1 और 2। पहला सिरा हो गया विद्युत सप्लाई से जोड़ दिया। इसके बाद के अंदर इसमें क्या है, ये इसकी कुंडली हो गई और ये हो गया दूसरा सिरा, ये हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़ गया। एमीटर हमेशा धारा मापन करता है और यह सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एमीटर का धारामापी यंत्र है, उसके समांतर क्रम में या एक शंट प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। समांतर क्रम में जो कुंडली है, इसमें न्यूनतम मान की एक क्या की जाती है, कुंडली का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं शंट प्रतिरोध। न्यूनतम मान का शंट प्रतिरोध का उपयोग है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ किसका बना होता है। मोटे तार और अधिक टर्न की एक शंट, न्यूनतम मान का शंट प्रतिरोध, जो कि मोटे तार और अधिक संख्या में अधिक टर्न में बनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि R समानुपाती होता है लंबाई के और युद्ध क्रमानुपाती होता है 1 के। इसका मान फिक्स करने के लिए पहले तो क्या किया, इसकी मोटाई को बढ़ा दिया, जिसके कारण इसका प्रतिरोध कम हो गया, और न्यूनतम मान करने के लिए इसकी लंबाई को बढ़ा दिया। तो मोटे तार और अधिक टर्न के बनाने के लिए इसका फिक्स प्रतिरोध के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो एक मूविंग कॉइल उपकरण में एक एमीटर के रूप में जो कॉइल उपयोग की जाती है, उसके अंदर मोटे तार और अधिक टर्न की कॉइल उपयोग की जाती है। तो ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एमीटर को वोल्टमीटर के रूप में उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का मान का श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध उपयोग लगा दिया जाता है, जिसके कारण यह समांतर क्रम के अंदर कार्य करने लग जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपाती होता है? मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहाँ पे बात की गई है एक स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट का मतलब हो गया स्थायी, एम का मतलब हो गया मैग्नेट, एम का मतलब हो गया मूविंग और सी का मतलब हो गया कॉइल। एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में जो विक्षेपण टॉर्क बराबर किसके होता है, मैं आपको बता देता हूं, वायु अंतराल में उपस्थित फ्लक्स घनत्व, उसके बाद में इसमें उपस्थित कुंडलियों की संख्या, उसके बाद में इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसका प्रभावी कॉइल का क्षेत्र, जिसके कहते हैं ए कोर एरिया। एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण में जो टॉर्क होता है वह उपस्थित फ्लक्स घनत्व है, उसमें उपस्थित कुंडली की टर्न की संख्या, प्रवाहित धारा तथा प्रवाही कॉइल के क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको बता देता हूँ, फ्लक्स घनत्व को माना जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, धारा को मापा जाता है एम्पियर में, इसके बाद में इसकी संख्या का कोई मान नहीं है, और ए को माना जाता है एरिया मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण में का स्केल क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल का जो स्केल है वो स्केल क्या है? यूनिफॉर्म, अर्थात अनुपातिक। क्या है? अनुपातिक इसका
स्केल है। अगला है हमारा प्रश्न और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण में को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार उपयोग किया जाता है। नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल कर वहाँ पे इस कॉइल को लगाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने पढ़े हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्न निम्न भाषा में हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर बहुत जल्द एक कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।